आपका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से आपको भूगोल के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए यह समझना है कि किस प्रकार भूगोलवेताओं ने भूगोल को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। मान लीजिए कि आप भूगोल का चयन वैकल्पिक विषय के रूप में करते हैं और इस विषय का अध्ययन करने के बाद आपको यह समझ में आता है कि आखिरकार इस भूगोल की अपनी फ़िलॉसफ़ी क्या है, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं यह सोचें कि पहले से यदि हमें भूगोल की फ़िलॉसफ़ी की समझ होती, यानी इतनी जानकारी होती कि भूगोलवेताओं ने अपने ढंग से किस प्रकार भूगोल को परिभाषित किया, तो शायद अध्ययन प्रारंभ करने के साथ भूगोल की फ़िलॉसफ़ी को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु को मैं तैयार करता। अगर आप भूगोल का वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करते हैं और कल होकर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हो सकता है आपसे सबसे पहले यही प्रश्न किया जाए कि आपने इस विषय का चयन वैकल्पिक विषय के रूप में तो किया है, क्यों किया है, और आखिर भूगोल को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो उस समय भी आज के डिस्कशन के माध्यम से जो आप समझे रहेंगे उसे आधार बनाकर भी आप भूगोल को परिभाषित कर पाएंगे और ये समझाने या स्पष्ट करने की स्थिति में रहेंगे कि भूगोल वैकल्पिक विषय का चयन आपने क्या सोचकर किया था। साथ में यह भी आपके को ध्यान में रखना आवश्यक है कि जिस विषय का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, आखिर उस विषय की अपनी विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार भौगोलिक संकल्पनाओं में परिवर्तन हुआ है। तो देखा जाए तो अगर आप सिलेबस में दिए गए टॉपिक को तैयार करना प्रारंभ करेंगे तो सिलेबस में तो पहला टॉपिक है भू आकृति विज्ञान, उसके बाद जलवायु विज्ञान, फिर समुद्र विज्ञान, फिर जैव भूगोल, उसके बाद पर्यावरण भूगोल, उसके बाद आप आएंगे तो मानव भूगोल के संदर्भ के टॉपिक को पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप तैयारी प्रारंभ करने के पहले ही मानव भूगोल के संदर्भ के अंतर्गत जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर अगर आपको यह समझ में आ जाता है कि भूगोल है क्या, भूगोल की फ़िलॉसफ़ी क्या है, तो कहीं ना कहीं आपका इस विषय के प्रति एक अलग अपना नज़रिया होगा और जो भी आप भूगोल से संबंधित संकल्पनाओं को स्पष्ट करना चाहेंगे उसके पीछे आपके पास एक तार्किक आधार होगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि यह जो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में संदर्भ। तो ये जो पर्सपेक्टिव या संदर्भ वर्ड यूज किया गया है, जब हम किसी भी एक विषय वस्तु को अलग अलग ढंग से एनालाइज करते हैं, हर नज़रिए से देखते हैं, तो कहेंगे उस पर एक हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है। तो कह सकते हैं कि किसी एक विषय को 360 डिग्री के एंगल पर आप उसे घुमाते हुए या देखते हुए किसी निष्कर्ष पे आने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है मानव भूगोल, मतलब कि हमें कहीं ना कहीं जब पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है, किसी भी तथ्य पर हर एंगल से विचार करना है, तो यह ध्यान में रखना है कि उसका मानव से क्या संबंध है। और साथ में अगर भूगोल दिया हुआ है तो यह भी महत्वपूर्ण हो गया। भूगोल का मतलब ही होता है स्थान विशेष से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करना। तो किसी न किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मानव को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी पर्सपेक्टिव को डेवलप करते हैं, किसी विषय वस्तु का हर एंगल से विश्लेषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ज्योग्राफी के फ़िलॉसफ़ी को समझना चाह रहे हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं मानव भूगोल के संदर्भ के टॉपिक को यहाँ मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको यहाँ यह समझाने जा रहा हूँ कि अगर आप वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो उस समय अगर आप मानव भूगोल में संदर्भ टॉपिक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचार हैं, उनके विचारों की सहायता से आप विषय की सही प्रकृति का, नेचर का ज्ञान आपको होगा और भौगोलिक दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के विश्लेषण के लिए यह आवश्यक भी है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम अगर चाहते हैं कि
कि एक विषय की ऐसी समझ हो जिसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति से कॉन्फिडेंस के साथ इस विषय वस्तु या भूगोल की फिलॉसफी को लेकर डिस्कस कर पाएँ, या आप ये कह पाएँ कि आपने इस विषय का चयन किस आधार पर किया। तो इसके लिए मानव भूगोल के संदर्भ पर आधारित किसी भी एक पुस्तक को ले लीजिए और यह मानकर पढ़िए कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो हमें कुछ नई नई बातों को जानने का मौका मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि यदि आपको किसी एक टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना है और वो भी टाइम पास के लिए, उसे नॉवेल के रूप में, उसे कहानी के रूप में पढ़ने का कोशिश करना चाहते हैं, तो मानव भूगोल के संदर्भ से संबंधित किसी एक किताब को जरूर अध्ययन का आधार बनाना चाहिए। अब आप अध्ययन करने के पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिरकार हम मानव भूगोल के संदर्भ के अंतर्गत जो भूगोलवेताओं ने विचार दिए हैं वो किस तरह से आज डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि मानव भूगोल में संदर्भ में एक वर्ड दिया गया क्षेत्रीय विभेदन। इंग्लिश में अगर आएंगे तो लिखा हुआ एरियल डिफरेंशिएशन, और उसके बाद दूसरा वर्ड है प्रादेशिक संश्लेषण। तो पहले हम लोग इस दोनों वर्ड पर विचार करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्रीय विभेदन और प्रादेशिक संश्लेषण, ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है, यानी रीजनल सिंथेसिस। ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मानव भूगोल के संदर्भ के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो दिए गए वर्ड हैं उसके मीनिंग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आप आज के क्लास के माध्यम से यह समझ जाएंगे कि किस प्रकार से सिलेबस में जो टर्म दिए जाते हैं, जिसे हम टॉपिक का नाम देते हैं, उसके मीनिंग को हम कैसे समझकर पाठ्यक्रम के विश्लेषण के द्वारा एक अपनी समझ विकसित कर सकते हैं, तो यह तरीका अगर आप समझ गए तो इसे आप हर आने वाले टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले कहीं ना कहीं अपनाने का यानी अप्लाई करना चाहेंगे। आप सबसे पहले यह चाहेंगे कि भाई अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो हम यह तो जान लें कि सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में जितने वर्ड दिए गए हैं उसका मतलब क्या है। अगर हम ये पहले से जान लेंगे तो एक प्रकार से एक ऐसे पिक्चर को हम देखने जा रहे हैं जिसके कैरेक्टर को हम पहले से जान रहे हैं कि उस पिक्चर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उनका रोल क्या है। तो पिक्चर को समझ के स्टोरी को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वही कार्य आपको यहाँ करना है। तो जो दो वर्ड यहाँ दिए गए हैं, क्षेत्रीय विभेदन और प्रादेशिक संश्लेषण, उसमें देखिए जैसे वर्ड आता है क्षेत्र, तो क्षेत्र को कई बार लोग स्थान भी कहते हैं, कई बार लोग प्लेस भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि भूगोलवेताओं ने यह कहा कि अगर कोई भी स्थान है और वहाँ उस स्थान की में कई प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, तो हर क्षेत्र की, यानी मान लीजिए कि ऐसे इस स्थान को हम कई A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे हम कई क्षेत्रीय इकाइयों में बांट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी स्थान विशेष को अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांट रहे हैं तो उसे बांटने का आधार क्या होगा, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो विशेषताएं होंगी वो अपने आप में क्या होंगी, विशिष्ट होंगी। अब यहाँ समझिए कि भूगोलवेताओं का ये कहना है कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विशेषताओं में एक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है। कहीं पर्वत है तो कहीं पठार, तो कहीं मैदान है। तो जो पर्वत पठार मैदान देख रहे हैं उनके लिए क्या है कि सभी जगह की स्थल स्वरूपीय विशेषताएं एक समान नहीं है। जो क्षेत्र विशेष की मौसम संबंधित विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कहीं अधिक बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है, तो उनके लिए सभी जगह की मौसम संबंधित विशेषताएं एक समान नहीं है। जो मानव से संबंधित जीवन शैली का अध्ययन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कहीं पर मानव खेती करता है, तो कहीं उद्योगों में कार्य करता है, तो कहीं वो सेवा
क्षेत्र में कार्य करता है, यानी अलग अलग प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। यानी हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं जिससे वो अन्य क्षेत्रों से अलग हो जाता है। और इस आधार पर अगर आप किसी स्थान विशेष को कई क्षेत्रीय इकाइयों में बांटते हैं और हर क्षेत्र की अगर अपनी विशेषता यानी विशिष्ट होती है, तो उस क्षेत्रीय इकाई को, यानी जैसे मान लीजिए कि यह ए एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं अगर वो अपने आप में विशिष्ट है और ठीक इसी प्रकार की विशेषता इस ई क्षेत्र में, तो ये दोनों ही क्षेत्रीय इकाई एक समान है, लेकिन दोनों की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, अलग अलग है। इस आधार पर इसे कह सकते हैं क्षेत्रीय इकाई को प्रदेश कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आम आदमी के लिए जो प्लेस है, स्थान है, क्षेत्र है, भूगोलवेताओं के लिए क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर हर क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट होता है। इसलिए हमें भूगोल का अध्ययन करते समय किसी भी स्थान या क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विशेषताओं का अध्ययन करते हुए एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करना चाहिए और प्रदेश की पहचान करनी चाहिए। तो अब यहाँ समझिएगा, विभेदन का मतलब डिफरेंशिएशन। तो स्थान विशेष में या किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर जब आप एक स्थान या क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करते हैं, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र को पठारी क्षेत्र से और मैदानी क्षेत्र से, तटीय क्षेत्र से अलग करते हैं, तो कहेंगे हमने स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के आधार पर क्षेत्र में विभेदन किया और उसे अलग अलग प्रदेश की, भू आकृतिक प्रदेश की पहचान की। और ऐसा करके अगर आप किसी क्षेत्र की पहचान करते हैं तो उसे कहते हैं प्रादेशिक संश्लेषण। तो प्रादेशिक संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रदेश की पहचान। अब ध्यान दीजिए, एक समय ऐसा था जब अन्य विद्वानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भूगोल विषय के अंतर्गत जो भी अध्ययन के विषय वस्तु है वह सब अलग अलग विषयों से लिया गया है, इसलिए इस विषय का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि ये अन्य विषयों का से संबंधित विषय वस्तु का एक समावेश है। यानी यह कई विषयों को मिलाकर एक विषय के रूप में तैयार किया गया है, इसकी अपनी कोई फिलॉसफी नहीं है। तभी जो है भूगोलवेताओं ने कहा कि भूगोल विषय की अपनी फिलॉसफी है, यानी प्रदेश की संकल्पना। रियल ज्योग्राफर जो होते हैं वो रीजनल ज्योग्राफर होते हैं। यानी भूगोलवेताओं ने कहा कि अन्य विषय का अध्ययन करने वाले बुद्धिजीवी या विद्वान वो जब किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं तो उस विषय वस्तु को अध्ययन में करते समय महत्व देते हैं, जबकि जो सही मायने में भूगोलवेता होते हैं वो सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम कौन से क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, और वो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विशेषताओं को आधार बनाकर सबसे पहले वो किसी भी क्षेत्र को कई इकाइयों में बांटकर प्रदेश की पहचान करते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों में, संकल्पनाओं में, सिद्धांतों में वह कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो भूगोलवेताओं की अपनी फिलॉसफी है, तो कहेंगे प्रदेश की संकल्पना। यानी किसी भी स्थान विशेष में पाई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर अगर हम क्षेत्रीय इकाई की पहचान प्रदेश के रूप में करते हैं और उसका अगर अध्ययन करते हैं तो भौगोलिक दृष्टिकोण में से हम विषय वस्तु का विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर शब्दों के अर्थ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एक क्षेत्र में कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, उस आधार पर हम एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग कर सकते हैं, विभेदन कर सकते हैं, और हर क्षेत्रीय इकाई की अपने आप में विशिष्ट होती है जिसे प्रदेश कहते हैं, और उस प्रदेश की पहचान ही प्रादेशिक संश्लेषण है। और भूगोलवेताओं के द्वारा सही मायने में प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, और देखा जाए तो प्रदेश का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि ये डिजिटल पेन है, तो ये जिसके सामने इस पेन को रखा जाएगा तो ये सभी के लिए डिजिटल पेन होगा। अगर कहा गया ये बॉटल है तो ये सभी के लिए बॉटल होगा। लेकिन जहाँ तक प्रदेश की बात है, देखने वाले के नज़रिए पर डिपेंड करता है कि वह क्षेत्र विशेष को किस आधार पर देख रहा है। हो सकता है कि कोई भारत का अध्ययन कर रहा है तो एक व्यक्ति
भारत की स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के आधार पर भारत को पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र में बांट रहा है। दूसरा व्यक्ति भारत की जलवायु संबंधित विशेषताओं के आधार पर इसे अलग अलग जलवायु प्रदेश में बांट दे रहा है। तो कोई यहाँ के आर्थिक विशेषताओं के आधार पर इसे कृषि प्रदेश में बांट दे रहा है, तो कोई इसे औद्योगिक प्रदेश में बांट दे रहा है। तो भारत तो वही है, लेकिन अध्ययन करने वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य के आधार पर वह क्षेत्र विशेष की पहचान करके प्रदेश का संश्लेषण करता है। यानी यह इसलिए अगर आप भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन का एक तरीका है प्रादेशिक अध्ययन, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विशेषताओं का अध्ययन करते समय पहले हम क्षेत्र की पहचान करते हैं और उसे कई इकाइयों में बांट लेते हैं। अब देखिए, इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें प्रादेशिक अध्ययन करना होगा और प्रादेशिक अध्ययन करते समय क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विशेषताओं को महत्व देना होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इसके बाद वर्ड पर आते हैं तो वर्ड यहाँ पर दूसरा वर्ड है द्विविभाजन एवं द्वैतवाद। इंग्लिश में अगर देखें तो लिखा हुआ है डाइकोटॉमी एंड ड्युअलिज्म। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इस वर्ड को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, भूगोल में द्विविभाजन और अगर द्वैतवाद की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी अगर सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसे अगर आप उसे आप दो विषय में बांट देते हैं, उसका विभाजन दो विषय के रूप में कर देते हैं, तो उसे कहा जाएगा द्विविभाजन। यानी एक ही विषय वस्तु का अध्ययन आप दो अलग अलग विषयों के द्वारा कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, सब्जेक्ट को दो सब्जेक्ट में बांट दिया। लेकिन वहीं ड्युअलिज्म का मतलब है कि एक ही विषय वस्तु पर, यानी एक ही विषय वस्तु पर दो विभिन्न प्रकार के विचारों को व्यक्त करना। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लोग देते आते हैं, आप भी सुने होंगे कि अगर एक ग्लास है और उस ग्लास में पानी भरा हो और वो ग्लास जो है पूरी तरह से, यानी ग्लास में अगर पानी भरा गया हो और वो ग्लास आधा भरा हो और आधे खाली हो, तो लोग कहते हैं इस देखने का नज़रिया है। एक व्यक्ति कहेगा कि ये ग्लास आधी भरी हुई है, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा ये ग्लास आधी खाली है। मतलब सेम ऑब्जेक्ट है, विषय वस्तु क्या है, ग्लास, और उसमें भरा गया पानी, लेकिन एक कह रहे हैं आधी खाली, दूसरा है कह रहे हैं आधी भरी हुई है। यानी एक ही विषय वस्तु पर दो अलग अलग प्रकार के विचारों को व्यक्त करना। तो ध्यान दीजिए, भूगोल में जब भूगोल का आप कह सकते हैं क्लासिकल एज था, उस समय, अभी आपको ईयर पे नहीं जाना है, आपको अभी भूगोलवेताओं के नाम को भी महत्व नहीं देना है, सिर्फ शब्दों को समझने का प्रयास करना है। यहाँ एक भूगोलवेता थे वेरेनियस, उन्होंने ही भूगोल में द्वैतवाद की आधारशिला रखी। और इन्होंने जब द्वैतवाद की आधारशिला रखी तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफिया जनरलिसिस। ये सब जब आप इस टॉपिक का डिटेल में अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन यहाँ समझिए, वेरेनियस ने क्या किया, वेरेनियस ने अपने किताब के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार विषय वस्तु का आप दो प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। यानी इन्होंने अपने इस किताब के द्वारा भूगोल में क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद को जन्म दिया। अब इनका देखिए मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ये दोनों क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल, ये दोनों ही अध्ययन की विधियां हैं। ये ध्यान रखना है, ये दोनों ही क्या हैं, अध्ययन की विधियां हैं।
यदि आप विश्व को अध्ययन की इकाई मान लेते हैं, और विश्व को अध्ययन की इकाई मानकर 1 by 1 एक एक करके विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, तो आप क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा विषय वस्तु का विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पे आना चाहते हैं। वेरेनियस का यह कहना था कि विश्व को अध्ययन की इकाई मानकर हम विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं, और जब हम किसी निष्कर्ष पर आएंगे तभी जाकर सिद्धांतों का प्रतिपादन होगा, संकल्पनाओं का विकास होगा, और यह जो है भौगोलिक अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी आप कह सकते हैं कि क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा ही आप निष्कर्ष पर आने के साथ सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकते हैं, संकल्पनाओं का विकास कर सकते हैं। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि भूगोल का अध्ययन करते समय कब हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे? तो आपके ऑप्शनल में जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में आप क्रमबद्ध विधि के द्वारा विषय वस्तु का अध्ययन करते हुए कहीं ना कहीं सिद्धांतों को समझेंगे, संकल्पनाओं का विकास करेंगे। जैसे कि भू आकृति विज्ञान है, तो उस समय विश्व का अध्ययन की इकाई मानकर आपको स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का अध्ययन करने के साथ इस पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं को समझना है। उसके बाद दूसरे नंबर में सिलेबस पर का टॉपिक है जलवायु विज्ञान। वहाँ विश्व को अध्ययन की इकाई मानकर आपको मौसम से संबंधित सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना है, मौसम के घटकों का अध्ययन करना है, और यह जानना है कि किस प्रकार जो है मौसम की सामान्य विशेषताओं के आधार पर कहाँ पर मौसम में परिवर्तन होते हैं। वो उसके बाद अगर आप अध्ययन कर रहे हैं समुद्र विज्ञान, तो कहीं ना कहीं जल मंडल का अध्ययन करना है। तो कह सकते हैं कि जब आप फर्स्ट पेपर में अलग अलग सेक्शन का अध्ययन करते हैं तो क्रमबद्ध विधि को प्राथमिकता देते हुए विषय वस्तु को समझेंगे। वहीं पर जब आप सेकंड पेपर की बात करें, तो जब आप सेकंड पेपर के टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो वहाँ प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। तो वेरेनियस ने ही कहा कि अगर हम क्षेत्र विशेष को अध्ययन की इकाई मानते हुए, क्षेत्र विशेष को अध्ययन की इकाई मानकर भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस समझिए। यहां विश्व को अध्ययन की इकाई माना गया, यानी इस जगह पर प्लेस को महत्व नहीं दिया जा रहा है, बल्कि विषय वस्तु के अध्ययन को महत्व दिया जा रहा है। यहां पर क्षेत्र विशेष को महत्व दिया जा रहा है, और क्षेत्र विशेष को महत्व देते हुए हम क्या कर रहे हैं, भौगोलिक विशेषताओं को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अगर भारत को हमने एक क्षेत्रीय इकाई मान लिया और भारत का अध्ययन करते समय भारत की स्थल स्वरूपीय, जलवायुवीय, प्राकृतिक, वनस्पति, मृदा संबंधित विशेषताएं, इन सभी का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्षेत्र एक है और वहाँ पाई जाने वाली अगर सभी विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं तो इसे कहते हैं प्रादेशिक अध्ययन। तो वेरेनियस का ही यह कहना था कि जहाँ क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा आप विषय वस्तु का विश्लेषण करते हुए किसी निष्कर्ष पर आकर सिद्धांतों के प्रतिपादन के साथ संकल्पनाओं का विकास कर सकते हैं, वहीं पर प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा संकल्पनाओं और सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए भूगोल विषय के अंतर्गत क्रमबद्ध और प्रादेशिक अध्ययन दोनों का अपना अपना महत्व है। ऐसा कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं भूगोल में क्रमबद्ध और प्रादेशिक अध्ययन के द्वैतवाद की आधारशिला रखी, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट मैटर तो वही है, विषय वस्तु एक ही प्रकार का है, लेकिन अध्ययन करने का आपके पास तरीका दो हो गया। अब यहाँ समझिएगा कि अगर आप जीएस सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से आप अपनी तैयारी को एक अंजाम देते हैं, यानी सामान्य अध्ययन के लिए आप अलग अलग विषयों को तैयार करते हैं, तो यदि सपोज कीजिए आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो
तो जब आप क्या कर रहे हैं, किसी एक विषय का अध्ययन कर रहे हैं और क्षेत्र को महत्व नहीं दे रहे हैं बल्कि विषय वस्तु को महत्व दे रहे हैं, तो आप क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। और जब सभी विषयों का अध्ययन करने के बाद किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अपने संकल्पनाओं का परीक्षण कर रहे हैं, सिद्धांतों की सहायता से क्षेत्र विशेष में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर इसी सेम कॉन्सेप्ट को आप जीएस के दृष्टिकोण से अप्लाई करेंगे, तो जब आप जीएस में सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, और जब आप समसामयिकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो प्रादेशिक अध्ययन करते हैं। क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि कहाँ की का न्यूज़ है, कहाँ से संबंधित घटना है, फिर यह देखते हैं कहाँ से संबंधित यानी किस क्षेत्र से संबंधित घटना है, और फिर उसके बाद आप वहाँ जो परिवर्तन होता है या जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं वो आप अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। वही आप भूगोल विषय का अध्ययन करते समय भी करेंगे। एक तरफ जहाँ पहले आप कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे क्रमबद्ध विधि के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ उसी कॉन्सेप्ट और थ्योरी को आधार बनाकर आप क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर हम क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा या प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा कौन से विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, आखिर सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अभी आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो जानी चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर का अगर हम अध्ययन करते हैं और सब्जेक्ट मैटर को लेकर दो अलग अलग प्रकार के विचार व्यक्त किए जाते हैं तो वो द्वैतवाद है। और सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन करने का अगर कोई आपसे मेथड पूछे तो आप कहेंगे एक विधि क्रमबद्ध है और दूसरा प्रादेशिक है। इनमें से भूगोलवेताओं की अपनी फिलॉसफी कौन सी है, तो प्रादेशिक अध्ययन। अन्य विषय का अध्ययन करने वाले जो जानकार होते हैं वो क्षेत्र विशेष को महत्व नहीं देते हैं, वो विषय वस्तु को महत्व देते हैं, जबकि भूगोलवेता केवल क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा क्षेत्र विशेष क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा केवल सिद्धांतों को या संकल्पनाओं को ही नहीं समझने का प्रयास करते हैं बल्कि उसे क्षेत्र विशेष के संदर्भ में सत्यापित करने का भी प्रयास करते हैं। यानी भूगोलवेताओं के लिए जो लैब है वो क्या है, स्थान विशेष होता है। अब देखिए इसके बाद अगर आप विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु में जो द्वैतवाद की स्थिति आई वो भौतिक बनाम मानव भूगोल। अब यहाँ समझना है कि जर्मन भूगोलवेताओं ने भूगोल में भौतिक और मानव भूगोल के द्वैतवाद को बढ़ा दिया। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिस समय वेरेनियस ने क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद को जन्म दिया था, उसी समय के समकालिक जो भूगोलवेता या दार्शनिक थे वो कांट ने कहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी इज रियल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल ही सही मायने में भूगोल है। लेकिन बाद में इसी को लेकर एक द्वैतवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसमें यह कहा गया कि जब आप भौतिक विशेषताओं को केंद्र बिंदु में रखकर अगर विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं तो यहां ध्यान दीजिए कि भौतिक भूगोलवेताओं का यह कहना है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हमें भौतिक विशेषताओं को केंद्र बिंदु में रखकर विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। यानी वो भौतिक भूगोलवेता ये नहीं कहते हैं कि हमें भूगोल का अध्ययन करते समय मानव से संबंधित विशेषताओं के अध्ययन को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि केंद्र बिंदु में भौतिक विशेषताओं को रखना चाहिए और उसके बाद हमें विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। आप कहेंगे भौतिक विशेषताओं का यहाँ तात्पर्य किससे है, तो यहाँ समझिएगा कि भौतिक विशेषताओं में स्थल स्वरूपीय, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतुओं से संबंधित विशेषताएं, इन सभी विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं। कई बार लोग भौतिक को प्राकृतिक भी कह देते हैं। अब यहाँ यह समझना आपके लिए आवश्यक है कि मानव समुदाय के आने के पहले इस पृथ्वी पर जो कुछ भी क्रिएट हुआ, जिसकी भी रचना हुई,
उन सभी को भौतिक या प्राकृतिक घटकों के अंतर्गत रखते हैं। बस अंतर क्या है कि जब आप स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की बात करते हैं तो वह विशुद्ध रूप से भौतिक घटक कहलाएंगे, और जब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के साथ आप प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को भी शामिल कर लेते हैं तो कहेंगे अब ये भौतिक क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। तो अगर आपने सिलेबस देखा है तो सिलेबस में फर्स्ट पेपर के जो फर्स्ट सेक्शन है, प्रथम खंड में भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है, यानी भौतिक विशेषताओं को केंद्र बिंदु में रखकर हमें विषय वस्तु का अध्ययन करना है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, स्थल स्वरूप, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए भू आकृति विज्ञान, जलवायु का अध्ययन करने के लिए जलवायु विज्ञान, और इन दोनों को ध्यान में रखकर जलमंडल का अध्ययन करते हैं। उसके बाद मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए जैव एवं पर्यावरण भूगोल के टॉपिक को वहाँ मेंशन किया गया। वहीं मानव भूगोलवेताओं का कहना है कि भूगोल के अंतर्गत हमें मानव को केंद्र बिंदु में रखकर विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ समझिए, मानव भूगोलवेता यह नहीं कह रहे हैं कि भूगोल विषय का अध्ययन करते समय स्थल स्वरूपीय जीव जंतु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति या जीव जंतुओं का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका यह कहना है कि हमें मानव को केंद्र बिंदु में रखकर सभी विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए। और जबकि भौतिक भूगोलवेता कह रहे हैं कि भौतिक विशेषताओं को केंद्र बिंदु में रखकर हमें सभी विषय वस्तु या विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए। आप कहेंगे मानव को केंद्र बिंदु में रखकर क्या अध्ययन करेंगे, तो मानव को केंद्र बिंदु में रखकर हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं, मानव की जीवन शैली का अध्ययन कर सकते हैं, मानव की डेमोग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं, जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आप सिलेबस पर ध्यान देंगे तो आप यह पाएंगे कि कहीं ना कहीं भूगोल विषय के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है उसके सेकंड सेक्शन में आर्थिक और सामाजिक भूगोल को शामिल किया गया है। और आर्थिक और सामाजिक भूगोल का जब आप अध्ययन करते हैं तो मानव की आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक और जनांकीय विशेषताओं के भी अध्ययन को महत्व देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि भाई भूगोल अन्य विषयों से अलग कैसे है, तो सबसे पहले जवाब देंगे कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयास करते हैं, यानी यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग है, यानी वो अपने आप में विशिष्ट है, और उसके आधार पर पहले प्रदेश की पहचान करते हैं। इसलिए रियल ज्योग्राफर जो है वो रीजनल ज्योग्राफर होता है। दूसरा, अन्य विषयों का अध्ययन करने वाले मानव को से संबंधित इनमें से किसी न किसी एक विशेषता का अध्ययन करते होंगे। भूगोल का अध्ययन करते समय हमें भौतिक विशेषताओं के भी अध्ययन को महत्व देना है। तो दो कारण से भूगोल अपने आप में विशिष्ट हो जा रहा है। एक तो इस विषय के अंतर्गत हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं इस विषय के अध्ययन हम क्रमबद्ध अध्ययन भी करते हैं। और वह प्रादेशिक अध्ययन के कारण भूगोल अगर विशिष्ट हो जा रहा है तो दूसरी तरफ हम इस विषय के अंतर्गत भौतिक विशेषताओं के अध्ययन को भी महत्व देते हैं। अब देखिए, जहाँ जर्मन और फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने भूगोल में भौतिक और मानव भूगोल के द्वैतवाद को बढ़ा दिया, क्योंकि जर्मन भूगोलवेताओं ने भौतिक विशेषताओं को अध्ययन में अधिक महत्व दिया, वहीं फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने मानव से संबंधित विशेषताओं को अधिक महत्व दिया। बाद में ब्रिटिश के भूगोलवेता यानी अन्य भूगोलवेताओं ने कहा कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, यानी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए हम यह कहना हमारे लिए गलत होगा कि हम इस विषय का अध्ययन करते समय भौतिक को या मानव को केंद्र बिंदु में रखें, बल्कि मानव और भौतिक विशेषताओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया सकता है। अब देखिए, इसके बाद अगर विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु में जो द्वैतवाद की स्थिति हुई वह है नियतिवाद बनाम संभववाद। तो यहाँ पर आने के पहले ये ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में यदि आप सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस में
वर्ड दिया गया है, इससे जुड़ा हुआ है द्वैतवाद के साथ पर्यावरणवाद, इन्वायरमेंटलिज्म। तो इसी द्वैतवाद के अंतर्गत ही ये सारे टॉपिक समाहित हैं। उसको केवल स्पष्ट करने के लिए सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो यहाँ समझिएगा कि पर्यावरणवाद का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे कहा गया क्या है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ कहीं पर भी ये वर्ड लग जाए वाद, वाद का मतलब ही होता है देखने का एक नज़रिया। अगर देखने का एक नज़रिया कहें कि अगर कोई व्यक्ति यह देख रहा है, अगर आप इमेजिन कीजिए उसने एक ऐसा चश्मा पहना है जिसका ग्लास का रंग अगर ग्रीन है तो उसे चारों तरफ हरियाली दिखाई देगा, सब कुछ ग्रीन कलर का दिखाई देगा। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी क्षेत्र को देख रहा है, लेकिन उसने जिस ग्लास को पहना है उस ग्लास में रेड कलर यूज किया गया है, तो उससे वही क्षेत्र जो है लाल दिखाई देगा। तो जो व्यक्ति जिस नज़रिए से देखता है उसी प्रकार से वो अपने आसपास के वातावरण की व्याख्या करता है। अब यहाँ देखिए, जो अगर आपसे कोई पूछा पर्यावरणवाद, तो यह एक प्रकार की विचारधारा है, देखने का नज़रिया है। जब हम अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करते समय यह देखते हैं कि दो ही प्रकार की बातें आ सकती हैं कि किस प्रकार मानव और वातावरण यानी पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करता है। यानी यहाँ दो विकल्प है, या तो पर्यावरण मानव की गतिविधियों को प्रभावित करेगा या मानव इस पर्यावरण को प्रभावित करेगा। तो पर्यावरणवाद कह सकते हैं भूगोल की एक ऐसी संकल्पना है जिसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। पहले प्राचीन भूगोलवेता जो थे, यानी जो ग्रीक के थे, रोमन के थे, अरब के भूगोलवेता थे, वो सभी अध्ययन करते समय कहीं ना कहीं प्रकृति को अधिक महत्व देते थे और उनका यह मानना था कि जिस भी वातावरण में रहते हैं वहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं वो मानव की जीवन शैली और मानव के कह सकते हैं गतिविधियों को प्रभावित करता है। बाद में ही जर्मन भूगोलवेताओं में राइटजेल एक ऐसे भूगोलवेता थे जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी के फर्स्ट वॉल्यूम में पर्यावरणवाद की एक नई संकल्पना को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसे निश्चयवाद या नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म का नाम दिया गया। अब यहां समझिएगा कि राइटजेल ने अपने इस पुस्तक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव की गतिविधियों को निश्चित या निर्धारित करता है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि आप निश्चयवादी होंगे तो यह शब्द अपने आप में स्पष्ट कर रहा है डिटरमाइन करना। कौन डिटरमाइन कर रहा है? प्राकृतिक पर्यावरण किसकी गतिविधियों को? मानव की गतिविधियों को निश्चित या निर्धारित कर रहा है। तो पर्यावरणवाद के अंतर्गत निश्चयवादी विचारधारा के समर्थकों का यह कहना था कि मानव की आर्थिक क्रियाओं को, जीवन शैली को क्षेत्र विशेष का प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित करता है। यानी कुछ ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप यह कहते हैं कि जहाँ का तापमान बहुत अधिक होगा या बहुत कम होगा, या एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक बारिश होगी या बहुत कम बारिश होगी, वैसे क्षेत्र में मानव समुदाय रहना नहीं चाहेगा। वहाँ पर मानव समुदाय के द्वारा प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन या अनुकूलन करना कठिन हो जाएगा। इसलिए विश्व के अत्यधिक तापमान, निम्नतम तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र या निम्नतम वर्षा वाले क्षेत्र विरल आबादी वाले क्षेत्र होते हैं और वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने मानव की जनसंख्या वितरण, मानव के आर्थिक और सामाजिक विकास को किसके आधार पर
समझाने का प्रयास किया वहाँ की प्राकृतिक दशाओं के आधार पर। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मानव समुदाय के से संबंधित विशेषताओं का विश्लेषण करते समय वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण को अधिक महत्व दे रहे हैं और यह तर्क दे रहे हैं कि क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक दशाओं के प्रतिकूल होने के कारण ही वहाँ की आर्थिक और सामाजिक विकास का स्तर निम्न है, या क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक दशाओं के अनुकूल होने के कारण ही वहाँ के लोग अधिक जो है विकसित हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि पश्चिम के यूरोपियन देश जो हैं वहाँ की जलवायु दशाएं मानव के रहने की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे अधिक अनुकूल होता है। यही कारण है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पश्चिम के यूरोपियन देशों में हुआ और वह विश्व का के विकसित देशों के से संबंधित एक क्षेत्र है, और आप उसमें वहाँ के आर्थिक और सामाजिक विकास में क्षेत्र विशेष की अगर प्राकृतिक विशेषताओं को महत्व दे रहे हैं तो आप निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। तो जर्मन भूगोलवेताओं ने कहीं ना कहीं निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए यह कहने का प्रयास किया कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव की गतिविधियों को निश्चित या निर्धारित करता है, इसलिए मानव प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन करके एडजस्ट करके ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो सोचिए, एक विचारधारा क्या होगी? निश्चयवादी विचारधारा। और इस विचारधारा को अगर आप अध्ययन का आधार बना रहे हैं तो किसको अधिक महत्व देंगे? प्राकृतिक पर्यावरण किस प्रकार से मानव के गतिविधियों को प्रभावित करता है। वहीं अगर दूसरी तरफ आए तो अगर आपसे कहा जाए तो फ्रांसीसी भूगोलवेता ने संभववादी विचारधारा को का समर्थन किया, यानी निश्चयवादी विचारधारा की आलोचना की और कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण से मानव अधिक प्रभावशाली होता है। अब यहां समझिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण से मानव अधिक प्रभावशाली होता है। अब दोनों को कंपेयर कीजिए। निश्चयवादी विचारकों का यह मानना था कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव से अधिक प्रभावशाली होता है। संभववादियों का यह कहना था कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अधिक प्रभावशाली होता है और कहीं ना कहीं प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा जो भी विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं, जो भी संभावनाएं या विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसका चयन करने के लिए मानव स्वतंत्र होता है। यानी संभववादियों ने क्या कहा कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है और वह प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रयास करता है। और संभववादियों के द्वारा दिए गए इन्हीं विचारधाराओं के कारण कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। संसाधनों का उपयोग ही नहीं बल्कि दोहन होने लगा। मानव समुदाय को ऐसा लगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, इसलिए वो प्राकृतिक पर्यावरण में रूपांतरण करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करने लगा। तब आपके पास पर्यावरणवाद की दो विचारधाराएं हैं। एक तरफ अगर आप यह जानना चाहें या यह समझना चाहें कि किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण किसी भी क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली या गतिविधियों को प्रभावित करता है, तो आप निश्चयवादी हो जाएंगे। अगर वहीं आप यह कहते हैं कि मानव चाहे तो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके वहाँ अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो आप संभववादी हो जाएंगे। संभववादियों के द्वारा दिए गए विचारधारा के कारण जब संसाधनों का दोहन होने लगा, संसाधनों का दोहन होने के कारण जब आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव बढ़ने लगे, तभी जो है एक पर्यावरणवाद की नई विचारधारा आई जिसे कहा गया नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद, इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया।
इस विचारधारा या संकल्पना को विकसित करने का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को दिया जाता है। देखिए, नाम से ज़्यादा अभी आपको महत्व देना है, शब्दों को समझने का प्रयास करना है। नियो डिटर्मिनिज्म या रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की जहाँ तक बात है, तो ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद और संभववाद की विचारधारा को प्रासंगिक बनाने के लिए एक नई संकल्पना को विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार से लोग संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो वहीं जो पर्यावरणविद थे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, निश्चयवादी थे, वो संभववादी विचारधारा का विरोध करने लगे। समाज जो है दो गुट में बट गया। एक वो थे जो यह कहते थे कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ जो संभववादी विचारधारा के समर्थक थे, वो यह कहते थे कि अगर हमें आर्थिक और सामाजिक विकास करना है तो प्रकृति में तो परिवर्तन करना ही होगा, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन किए बिना हम आर्थिक सामाजिक विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा होने लगी। तभी ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सीमा तक ही प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। यानी वह अगर प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करने क्रम में अगर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा तो कहीं ना कहीं मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने मानव की तुलना ट्रैफिक पुलिस से की। जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के फ्लो को कम और अधिक कर सकता है, किसी दिशा में जाने वाले लोगों के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करके, समायोजन या एडजस्टमेंट करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक सीमा तक ही प्रकृति में उपलब्ध घटकों का उपयोग कर सकता है। इनके द्वारा दिए गए विचारधारा को कहीं ना कहीं लोगों ने सपोर्ट किया, इसका समर्थन होने लगा। एक ऐसी स्थिति भी आई कि लोग नौ निश्चयवादी विचारधारा या रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को महत्व दिए बिना आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने लगे, जिससे एक समय समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं बढ़ने लगी, संसाधन संकट की समस्या होने लगी। तब जाकर 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ। पहली बार इन्वायरमेंटलिस्ट को और उसके साथ साथ अर्थशास्त्रियों को एक साथ बैठाया गया और कहा गया कि कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि आर्थिक और सामाजिक विकास भी हो और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भी ना हो। तभी जाकर 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में इस तरह के कॉन्सेप्ट पर विचार किया गया। ऑल राउंड डेवलपमेंट, इको डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, समन्वित विकास। यहाँ इको डेवलपमेंट का मतलब है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्टिमम डेवलपमेंट यानी अनुकूलतम विकास। और इन संकल्पनाओं या कॉन्सेप्ट पर विचार करते हुए ये निष्कर्ष कहीं ना कहीं पर लोग आए या आम सहमति बनी कि हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए भी आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं, जो अंततः 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास को विश्व स्तर पर अपनाने का एक आधार भी बना। तो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद का संबंध एक ऐसी विचारधारा से है जिसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया जाता है। भौगोलिक संकल्पनाओं के विकास के क्रम में मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को अलग अलग ढंग से करने का प्रयास किया गया था। निश्चयवादियों ने प्राकृतिक पर्यावरण को अधिक महत्वपूर्ण बताया, संभववादियों ने मानव को प्राकृतिक पर्यावरण से अधिक प्रभावशाली बताया। ग्रिफिथ टेलर ने नौ निश्चयवादी विचारधारा के द्वारा दोनों के महत्व को बताने का प्रयास किया। अंततः सतत विकास या संपोषणीय विकास की संकल्पना का आज कहीं ना कहीं महत्व बढ़ गया है। यह संकल्पना आज विश्व स्तर पर प्रासंगिक हो गई है और इस संकल्पना को आधार बनाते हुए यह कहा जाता है कि
कि आप प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में सोच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद की जो संकल्पना है, विचारधारा है, ये भूगोलवेताओं की ही देन है। इसलिए भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत न केवल क्षेत्र विशेष के अध्ययन को महत्व दिया जाता है, बल्कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को प्राथमिकता देते हुए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के साथ साथ प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो आज के समय में भूगोल विषय का महत्व इसलिए जो है और भी अधिक हो गया, क्योंकि आज विश्व स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही सभी देशों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। अब सोचिए, एक तरफ अगर इन्वायरमेंटलिज्म के कारण ये द्वैतवाद की स्थिति हुई, तो धीरे धीरे वो द्वैतवाद क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि गुणात्मक बनाम मात्रात्मक भूगोल, यह जो वर्ड है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले तक आप कह सकते हैं एक समय है सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले का समय। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले गुणात्मक विधि पर आधारित अध्ययन किए जाते थे। उस समय कहीं ना कहीं भौगोलिक अध्ययन दार्शनिक था, फिलोसॉफिकल था, वर्णनात्मक था, अनुभव पर आधारित था। और आप समझ सकते हैं अनुभव पर आधारित होने के साथ, फिलोसॉफिकल होने के साथ इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब अमेरिका का विश्व स्तर पर प्रभाव बढ़ने लगा और कहीं ना कहीं यूएसए में यह कहा गया कि विज्ञान पर आधारित अध्ययन को महत्व देना चाहिए, सैद्धांतिक अध्ययन को महत्व देना चाहिए, तब भूगोल का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा। भूगोल विषय को लेकर यह कहा गया कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है। इस विषय का अध्ययन करने के बाद हम किसी निष्कर्ष पे नहीं आ सकते हैं, इसलिए यह विश्वविद्यालय के स्तर पर अध्ययन का विषय नहीं है। जब इस विषय का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा, तब भूगोलवेताओं ने कहा कि हमें इस विषय के अध्ययन की विधि को बदलना होगा, हमें इस विषय वस्तु का वैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा, जो भूगोल में यानी मात्रात्मक क्रांति का, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का कारण बना। यानी मात्रात्मक क्रांति की स्थिति कैसे पैदा हुई, जब भूगोल में गणितीय और सांख्यिकीय विधि पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। अब यहां समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले तक जो फिलोसोफर थे वो ज्योग्राफर थे। व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विशेषताओं का वर्णन करता था। एक ही विषय वस्तु पर लोग अपना अपना विचार देते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप सोचिए, जब अगर मैथमेटिशियन ज्योग्राफर हो जाएगा तो हमेशा वो आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहेगा, यानी कहीं ना कहीं वो गणितीय और सांख्यिकी विधि के द्वारा विषय वस्तु का सैद्धांतिक विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर आना चाहेगा। इस कारण से जब भूगोल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, तब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मात्रात्मक विधि को महत्व देते हुए भूगोल को विज्ञान का दर्जा दिलाने का प्रयास किया गया और कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, मॉडल का निर्माण हुआ और शास्त्रियों के द्वारा भूगोल विषय का अध्ययन प्रारंभ हो गया। और ऐसी स्थिति में कहा गया कि ज्योग्राफी आर्ट्स नहीं बल्कि साइंस है। यह एक समय था जहाँ पर गणितीय विधि और सांख्यिकी विधि को महत्व दिए जाने के कारण जो मानविकी या जो सामाजिक भूगोलवेता थे, उनका धीरे धीरे सापेक्ष महत्व कम होने लगा था। तभी कहीं ना कहीं 1960s के बाद मात्रात्मक और गणितीय विधि पर आधारित जो विषय वस्तु का विश्लेषण हो रहा था, उसकी आलोचनाएं होने लगी
और इसकी प्रतिक्रिया में आप कह सकते हैं आधुनिक भूगोल के बाद एक सेकंड फेज आया, जहां पर मात्रात्मक विधि पर आलोचना करते हुए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हुए नए नए प्रकार के विचारों को व्यक्त किया गया। इसे आप सिलेबस में अगर देखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप सिलेबस के पॉइंट पर अगर आएंगे तो ध्यान दीजिए कि पर्यावरणवाद के बाद मात्रात्मक क्रांति आया। मात्रात्मक क्रांति में ही क्षेत्र विशेष आंकड़ों की सहायता से क्षेत्र विशेष की पहचान करके यह जानने का प्रयास किया जाता था कि कौन से क्षेत्र का हम किस प्रकार से उपयोग करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। उसके लिए अवस्थिति विश्लेषण पर आधारित कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। उसके बाद देखिए उग्र सुधार, व्यवहारिक, मानवीय एवं कल्याणपरक उपागम। अब यहाँ वर्ड को समझिएगा कि उग्र सुधार, और इनकी अगर वर्ड की बात करें तो इमेजिन कीजिए कि मात्रात्मक क्रांति की आलोचना में जो विचार व्यक्त किए गए उसमें जो उग्र सुधारवाद था वो मार्क्सवाद से प्रभावित था। इमेजिन कीजिए कि अगर मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक भूगोल विषय का अध्ययन करने लगेंगे तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करेंगे, वो समाज में परिवर्तन लाने की बात करेंगे, वो कहेंगे गरीब से गरीब लोगों को संसाधनों के उपयोग का अधिकार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब यूएसए में गणितीय और सांख्यिकी विधि पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया जा रहा था, अवस्थिति विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिपादन हो रहा था, तब उग्र सुधारवादी जो है वो इस विचारधारा का विरोध करने लगे। उसी समय अगर एक और विचारधारा, एक कल्याणपरक उपागम, वेलफेयर अप्रोच, अगर इमेजिन कीजिए कि अगर समाजशास्त्री जो सामाजिक कार्यकर्ता हों, समाजशास्त्री हों, यदि वो भूगोल का अध्ययन करेंगे तो कहेंगे कि हमें मानव के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। हमें इस विषय का अध्ययन करते समय यह विचार करना चाहिए कि किस प्रकार हम गरीबी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, लिंग भेद, इस प्रकार की जो अन्य समस्याएं हैं उनका हम निदान कर सकें। तो एक ऐसे भी समूह आ गए जो कहें कि हमें गणितीय और सांख्यिकीय विधि पर आधारित अध्ययन की जगह मानव से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करते समय मानव के कल्याण को महत्व देना चाहिए। वहीं इसकी प्रतिक्रिया में यही नहीं बल्कि विचारधारा ही मानवतावाद और व्यवहारवाद। आप समझिए व्यवहारवाद, जहां कल्याणपरक उपागम पर आधारित अध्ययन करने वाले भूगोलवेताओं ने मानव समाज के अध्ययन को महत्व दिया कि मानव समाज का समूह के रूप में अध्ययन करना चाहिए। वहीं व्यवहारवादी भूगोलवेता ने व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्राथमिकता दी। यानी यहाँ समझिएगा कि अगर साइकोलॉजिस्ट भूगोल का अध्ययन करेगा तो वो कहेगा कि हमें एक एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने आसपास के वातावरण को परसीव करता है। और मानवतावाद में कहा गया कि हमें मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को महत्व देना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए, संक्षेप में जो शब्द दिए गए हैं उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहां गणितीय और सांख्यिकी विधि पर आधारित अध्ययन को प्राथमिकता दिए जाने के कारण कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, मॉडल विकसित किए गए और भूगोल को विज्ञान का दर्जा मिल गया। वहीं गणितीय और सांख्यिकी विधि पर आधारित अध्ययन की प्रतिक्रिया में, आलोचना में सामाजिक भूगोलवेताओं ने कहा कि मानव से संबंधित सभी विशेषताओं का अध्ययन हम गणितीय विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। भूगोलवेता को गणित का ज्ञान नहीं होने पर त्रुटियों के होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए हमें गणितीय और सांख्यिकीय विधि के अध्ययन को महत्व नहीं देना चाहिए। और इस संदर्भ में अलग अलग विचार व्यक्त किए गए। अंततः आप ये देखें कि भूगोल विषय के अंतर्गत जहाँ पहले यह माना जाता था कि भौतिक विशेषताओं को केंद्र बिंदु में रखकर हमें विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए, फिर बाद में यह कहा गया कि हमें मानव को केंद्र बिंदु में रखकर विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। अंततः यह निष्कर्ष पे आ गया कि नहीं, मानव और भौतिक विशेषताओं को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
वहीं विषय वस्तु में कहा गया कि अगर ये दो विषय वस्तु हैं तो विषय वस्तु का अध्ययन हम क्रमबद्ध विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा भी कर सकते हैं, दोनों का अपना महत्व है। फिर कहा गया कि हमें विषय वस्तु का अध्ययन करते समय हमें ये देखना चाहिए कि मानव पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है या पर्यावरण मानव को प्रभावित करना है, पर्यावरणवाद की संकल्पना आई। फिर उसके बाद जहाँ पहले भौगोलिक अध्ययन दार्शनिक था और वर्णनात्मक था, वहीं बाद में वैज्ञानिक हो गया, सैद्धांतिक हो गया। जब इसकी आलोचना होने लगी तो कई प्रकार की विचारधाराएं आ गई, जिसके आधार पर आप आज कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम क्षेत्र विशेष के संदर्भ में भौतिक और मानवीय विशेषताओं का समग्रता के साथ अध्ययन करते हैं और अध्ययन करते समय क्रमबद्ध विधि के द्वारा हम सिद्धांतों और संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और क्षेत्र विशेष के संदर्भ में उन्हीं सिद्धांतों संकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। और आज जहां मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन का महत्व बढ़ गया है, वहां पर हम पर्यावरणवाद की संकल्पना को महत्व देते हुए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं। और अध्ययन करते समय हम ये प्रयास करते हैं कि मानव का कल्याण हो सके, मानव के व्यवहार को भी एक जगह पर प्राथमिकता देते हैं और यह देखते हैं कि समाज में विषमताएं कम हो सके। तो ओवरऑल जो वर्ड दिया गया था उससे आपने ये समझा होगा कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत आप उन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं जो कहीं ना कहीं आप अलग अलग सब्जेक्ट का अध्ययन करते समय स्पेशलाइज्ड अध्ययन करते हैं। इसलिए भूगोल सामान्य अध्ययन का एक विषय हो गया। ज्योग्राफी अपने आप में विशिष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें प्रादेशिक अध्ययन को महत्व देते हैं। दूसरा, इसमें मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को महत्व देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर गणितीय और सांख्यिकी विधि का भी उपयोग करते हैं और जहां आवश्यकता होती है वहां मानव के अनुभव को भी प्राथमिकता देते हैं। और हम कहीं ना कहीं इस विषय का मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करें, जो आज पूरे विश्व का एक मुख्य उद्देश्य बन चुका है। तो संक्षेप में हमने मानव भूगोल के संदर्भ के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में वर्ड दिए गए थे, जो भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचार थे, उस संदर्भ में आपको सिर्फ शब्दों के अर्थ को बताने का प्रयास किया, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि एग्जैक्टली ज्योग्राफी है तो क्या है। तो कोई आपसे कहे कि एक लाइन में भूगोल को परिभाषित करे तो आप कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम क्षेत्र विशेष के संदर्भ में मानव क्षेत्र विशेष के संदर्भ में प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का समग्रता के साथ अध्ययन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।